हाँ तो बच्चों, आज मैं पुनः अपने गणित की क्लास में उपस्थित हूँ और आपका YouTube चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। वास्तव में मैं अभी बीते कुछ दिनों के लिए तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ बच्चों के फ़ोन आए हैं। मैं अभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि पुनः आपको वीडियो दिखा सकूँ, नियमित वीडियो दिखा सकूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो हम पूर्ण कराएंगे। और आज का जो एक टॉपिक है बहुत ही आकर्षक टॉपिक है, उसको हम लेकर के चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। आप लोगों के लिए नई है, ख़ास तौर से जो क्लास 5th के बाद गए हैं, 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए पूरा नया टॉपिक है। और ये टॉपिक 6th से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही मतलब रोचक रहेगा और ज्ञानवर्धक रहेगा। नया सब्जेक्ट है, नए मैथ की नई शाखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जिसका हम स्टार्टिंग करेंगे कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लान आज आपको पढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल अब पुनः तैयार हो जाएंगे नियमित वीडियो देखने के लिए। और बराबर हम प्रयास करेंगे, हो सकता है बीच बीच में, अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा कि आपको बीच बीच में, अभी हो सकता है गैप फिर लग जाए, लेकिन बाद में मैं प्रयास करूँगा कि नियमित आपको वीडियो दिखा सकूँ। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको पूर्णांक बताया था, और पूर्णांक में आपको हमने बताया था कि संख्या रेखा में पूर्णांकों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या रेखा है, ठीक है, और मिडल में हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, राइट साइड हम +1, +2, +3, +4, और लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 हम लेकर के चलते हैं। बिल्कुल याद है ना, ध्यान है, हम ये पढ़ा चुके हैं। और ये हमारी क्षैतिज रूप में लिखा हुआ है। यदि हम इसी को ऊर्ध्वाधर रूप में यदि लिखना चाहें तो ऊर्ध्वाधर रूप में यहाँ 0 है मिडल में, ऊपर साइड +1, +2, +3, +4 etc। इसी प्रकार से नीचे साइड चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4, इसी प्रकार से हम और नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। आगे समझ में? पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं, मिडल में हमारा 0 होता है। ठीक है, हमने आपको चिन्ह प्रपाटी बताई थी, आप फिर से एक बार ध्यान से देख लो कि हमेशा हम राइट साइड जाते हैं तो हमारी प्लस वैल्यू होती है, और लेफ्ट जाते हैं तो माइनस होती है। यदि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस है, और नीचे की ओर जा रहे हैं तो माइनस है। ठीक है, और अगर हम इसी को दोनों को ज्वाइंट कर दें, अगर इसी हम रेखा को, इसको कह दें हम x डैश, यानी x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएगा हमारा, y अक्ष, यानी इसको हम y डैश, y अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। यदि हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, इस प्रकार से हम मिला दें, मिडल में हमारा 0 है, ठीक है, यहाँ इसमें भी 0 है, ऊपर साइड हमारे
और नीचे जा रहे बिंदु ये बाएं साइड हो गया, ये दाहिने साइड हो गया। ठीक, तो ऊपर साइड +1 +2 +3 +4, ये हमारा हो गया y अक्ष, y एक्सेस, y डैश। ठीक है, और ये हमारा हो गया x डैश, +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 etc। यहाँ भी -1 नीचे की ओर जाएंगे, -3 -4। राइट समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना कि हमने एक्स अक्ष को जो हमने पूर्णांक की संख्या रेखा बताई थी और ये ऊर्ध्वाधर जो हमने बताई थी वाई अक्ष, इसको हम मान करके हमने दोनों को ज्वाइंट कर दिया। तो ये आपका जो पॉइंट हो गया, जो हो गया O, और इसको हम मिडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो एक जो आकृति बनती है तो इसमें 4 डिवाइड हो जाते हैं। ये आपका एक हिस्सा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और या इसी को हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट चतुर्थांश। इसी प्रकार से ये हो गया सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकंड चतुर्थांश। ये हमारा हो गया थर्ड चतुर्थांश, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हमारी जो एक ये व्यवस्था बनी, इसको हम एक कार्तीय तल के रूप में, बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल है। यदि आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तो इस प्रकार से हमारा एक पूरा एक ये बन गया। इसको हम कार्तीय तल के रूप में कहते हैं, यानी कार्टेशियन प्लान। तो कार्टेशियन प्लान के बारे में अब हम आपको डेफिनेशन के लेके चलते हैं इसी के। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। इसमें चलते हैं, आपने समझा कि इसमें 2 रेखाएं हैं, एक जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहेंगे। यदि हमें कोई बिंदु यदि लेना है, माना कि हमें एक बिंदु हम ले रहे हैं, तो उदाहरण के लिए बिंदु 2,3। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे एक्स अक्ष पर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू लेंगे वाई अक्ष में। जो पहली वैल्यू हम अगर एक्स अक्ष में चलते हैं +2 है, तो +2 कहाँ है? +1 +2, यानी इधर है। एक्स अक्ष में हम +2 तक चले, और वाई अक्ष में कितना है? 3 का मतलब +3 है। +1 +2 +3, यानी +3 के सामने और +2 के ऊपर, और ये दोनों बिंदु जहाँ मिल गए तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया? 2,3 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पहला बिंदु रहेगा वो एक्स अक्ष का मान रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? भुज, एबीसीसिया। ठीक है, और दूसरा जो मान रहेगा वो रहेगा वाई अक्ष का। इसको हम क्या कहते हैं? कोटि, यानी कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर निर्देशांक हमारा किस से मिलकर बनता है? निर्देशांक हमारा, पहले हम एक्स अक्ष का मान रखेंगे और फिर वाई अक्ष का मान रखेंगे, और उसको हम कॉमा लगा करके, बीच में कॉमा लगा देंगे और एक छोटे कोष्टक में हम रख देंगे। ठीक, तो एक्स अक्ष का मान हो गया ये भुज, ठीक, और वाई अक्ष का मान हो गया कोटि। यदि एक्स अक्ष के मान को हम एक्स से प्रदर्शित कर दें, वाई अक्ष के मान को वाई से प्रदर्शित कर दें, तो हमारा निर्देशांक क्या बन गया? निर्देशांक बन गया हमारा x, y, और इसी हम निर्देशांक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्या है हमारा निर्देशांक? कोऑर्डिनेट। अब हम परिभाषा पर पहुंचते हैं, तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन की क्या डेफिनेशन होगी? एक ही तल में, ध्यान से सुन लो, एक ही तल में
यानी तल एक है, एक ही तल में एक बिंदु की निर्धारित पद्धति को हम कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम तथा वह तल जिसके बिंदु का एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा की जाती है उसे हम कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यानी एक ही तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा प्रदर्शित बिंदु को, पॉइंट को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो उस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं और उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण लेकर के चलते हैं। बहुत रोचक टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, और अब हम कुछ उदाहरण लेकर के चलते हैं। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, जैसे विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण। यदि हमें कार्तीय तल में इन बिंदुओं का निर्धारण करना है यानी कार्टेशियन प्लेन में, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम उसके लिए पहले बना लें, जी हमारी क्षैतिज रेखा हो गई एक्स अक्ष, इसको हम एक्स एक्स डैश यानी ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई वाई अक्ष। ठीक, राइट, ये वाई वाई डैश नीचे तक दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो अब हम बिंदुओं को बनाते हैं। जी हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, ओ। अब यहां से हम चलते हैं, यहां पर देखो, यहां पर अब तुम्हें हमने बताया भी था कि यहां पर एक्स अक्ष का मान भी 0 है और वाई अक्ष का मान भी 0 है। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्स अक्ष की वैल्यू भी 0 और वाई अक्ष की वैल्यू भी 0। इसको हम ओ से प्रदर्शित कर दिया, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगर हम दाहिने साइड से चलते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 etc. आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ ऊपर चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5। इसी प्रकार से नीचे चल रहे तो -1 -2 -3 -4 -5। ये तो आपको मालूम है ही कि हम दाहिने साइड धनात्मक दिशा, ऊपर की ओर धनात्मक दिशा, बाएं और नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा। ठीक है, ये तो हमने चिन्ह पर पाठी तुम लोगों को बता दी थी कि दाहिने प्लस, ऊपर प्लस, लेफ्ट माइनस और नीचे की ओर भी माइनस में जाएगा। पहला बिंदु हमारा है 2,3। हमने आपको बताया कि जो पहली वैल्यू होती है वो काहे का मान होता है? एक्स अक्ष का होता है, एक्स अक्ष का मान होता है। दूसरी वैल्यू काहे का मान होता है? वाई अक्ष का मान होता है। ठीक है, तो 2,3, तो एक्स अक्ष में हमने 2 चले और वाई अक्ष में 3, यानी 3 के सामने और 2 के ऊपर जो जहां दोनों क्रॉस करेंगे ये बिंदु हमारा आ गया 2,3। यानी पहले हम एक्स अक्ष का मान +2 और वाई अक्ष का मान। अब दूसरा हमारा बिंदु है -3,4। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? निर्देशांक -3,4। तो -3 हमारा एक्स अक्ष की वैल्यू है। हमने क्या बताया? पहली वैल्यू एक्स अक्ष की है, दूसरी वैल्यू वाई अक्ष की है। निश्चित है कि -3 एक्स अक्ष में ए है, तो एक्स अक्ष के ऊपर और कितना चलना है? वाई अक्ष में +4 चलना है। अगर -4 चलते तो अपन नीचे की ओर चलते, +4 है तो ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो +4 के सामने ये आपका दूसरा बिंदु हो गया B -3,4। ठीक, बिल्कुल वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इसी प्रकार से सी बिंदु एक बार समझ लेंगे, आपको पूरी कोऑर्डिनेट का जो स्टार्टिंग है वो इसको समझ लिया तो फिर आगे बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। सी बिंदु है -2, -4, यानी इसमें हमें एक्स अक्ष की वैल्यू भी -2 है और वाई अक्ष की मान भी माइनस में है। तो दोनों यहाँ एक्स अक्ष में हम -2 और वाई अक्ष में -4, तो -2
और वाई अक्ष में -4 के सामने ये जो बिंदु हो गया तो ये हो गया -2, -4। अब तीसरा बिंदु आता है 2, -4। इसमें x अक्ष का मान +2 है और y अक्ष का मान -4 है। निश्चित है कि x अक्ष का मान तो ये +2 हो गया। अब y अक्ष का मान है -4, ठीक है, तो उसको हम नीचे की ओर ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा A, B, ये C बिंदु आ गया और ये हो गया D बिंदु। क्या हो गया 2, -4। तो इससे हम एक और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष निकला? देखो, जी हमने बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जी हमने बताया था सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये बताया था हम थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमने बताया था फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो अब रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू और y अक्ष की वैल्यू जो दोनों धनात्मक होंगी ओ बिंदु सभी प्रथम चतुर्थांश में होंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे। ठीक है, अब अगर इसमें सेकंड नंबर में आ जाओ, यहां पर x की वैल्यू यदि ऋणात्मक है और y की वैल्यू धनात्मक है तो वो बिंदु सभी दूसरे चतुर्थांश में होंगे, यानी सेकंड चतुर्थांश में होंगे। तीसरे चतुर्थांश में देखा कि x की वैल्यू भी ऋणात्मक है और y की वैल्यू भी ऋणात्मक है, तो ये दोनों ऋणात्मक हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में होंगे। और चौथे में इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू धनात्मक है और y अक्ष की वैल्यू ऋणात्मक, बिंदुओं को मैं एक बार और आप लोगों को ध्यान से आपको, क्योंकि ये बिंदु महत्वपूर्ण है और खास तौर से हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि ये अक्षों में स्थित है या चतुर्थांश में स्थित है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। पहला बिंदु है हमारा 0, -3। हमने क्या बताया था, इसको एक बार और फिर से देख लो। 0, -3 यानी x अक्ष की वैल्यू 0 है और y अक्ष की वैल्यू -3 है। तो हम यहाँ से जब x अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है, y अक्ष पर हमें कितना चलना है -3, तो -3 नीचे की ओर जा रहा है, तो जी हमारा बिंदु आ जाएगा ये बिंदु 0, -3। तो इसकी अगर हम सिचुएशन देखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे कि y अक्ष पर अगर दिशा भी पूछे कोई तो नीचे की ओर, या इसको कह सकते हैं ऋणात्मक दिशा की ओर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि -5, 0 यानी x अक्ष का मान -5 है और y अक्ष का मान 0 है, यानी y अक्ष पर उस बिंदु को बिल्कुल नहीं चलना है और x अक्ष पर -5 है, तो x अक्ष पर -5 हम इधर चलेंगे। ठीक है, अब y अक्ष में हमें ऊपर की ओर या नीचे की ओर बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि शून्य है, तो ये हमारा बिंदु B बिंदु हो जाएगा -5, 0। यदि हम इसको भाषा रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि x अक्ष पर और बाईं ओर, इसकी ऋणात्मक दिशा है तो बाईं ओर। ठीक है, अब आता है हमारा बिंदु 2, 0। इसमें भी x अक्ष का मान दिया है और y अक्ष का मान 0 है, तो हम 2+2 चलना है x अक्ष पर, और अब y में ऊपर या नीचे बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि y अक्ष का मान 0 है, तो ये हमारा C बिंदु हो गया 2, 0। इसके यदि हम सिचुएशन लेना चाहें तो क्या होगा, x अक्ष पर और कहाँ दाईं ओर। ठीक है, अब एक बिंदु और आता है हमारा 0, 4 यानी इसमें x अक्ष का मान 0 है और y अक्ष का मान 4 यानी +4 है, तो 0 x अक्ष में बिल्कुल नहीं चलेंगे हम और y अक्ष में हम +4 चले, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ आ गया 0, 4, ये हमारा D बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y अक्ष पर और y अक्ष पर ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को हमें ज़्यादा सोचना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी चतुर्थांश में न स्थित होकर के ये अक्षों पर स्थित होते हैं। अब इससे हम एक और निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें जिस अक्ष का मान दिया हो, वैल्यू दी गई हो, यानी दूसरे अक्ष का मान यदि 0 है, इनमें x अक्ष का मान दिया है तो ये x अक्ष पर स्थित होगा, y का मान 0 है, और इन दोनों में y अक्ष का मान दिया था,
बिंदु सी और ए और डी में, बिंदु ए और डी, ए और डी ये आपके वाई अक्ष में स्थित हैं। रही बात दिशा की, तो यदि धनात्मक होगा वाई अक्ष में तो ऊपर की ओर जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो नीचे की ओर जाएगा। इसी प्रकार से एक्स अक्ष में यदि जो है धनात्मक है तो दाईं ओर जाएगा और ऋणात्मक है तो बाईं ओर जाएगा। इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को, इनका रेखीय निरूपण हम कर सकते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में जो स्टार्टिंग में आप लोगों के कोर्स में है वो है एक रेखिक समीकरण को हल करना। ग्राफी विधि द्वारा या आलेखन विधि द्वारा हम एक एक रेखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, फिर इसके बाद द्विपद यानी दो पदों वाले रेखिक समीकरण को हम कैसे हल करेंगे ये भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ले लें और उसके परिमाप के बीच में एक ग्राफ खींच दें। तो इस प्रकार से ग्राफ में इसका कोऑर्डिनेट का बहुत यूज है। तो हम ये आपको प्रयोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कई उपयोग हैं और अभी आगे बहुत आनंद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी एक स्टार्टिंग है और इसकी दो प्रश्नावली आपको सॉल्व करके लाना है। इसमें सिर्फ अभी हमने आपको चतुर्थांश के बारे में जानकारी दी है और अब फिर से आपको मज़ेदार गणित पढ़ने के लिए मिलेगी। और प्रयास ये करूँगा कि अभी हो सकता है कि नियमित वीडियो नहीं दे पाऊँ, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए और इस कोरोना संकट में भी सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और नियमित वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ ही मैं अगले वीडियो में पुनः आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई ग्राफीय निरूपण के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे अन्य टॉपिक पर। इसी के साथ ही आप लोग वीडियो को, यदि आप लोग अभी जो मैंने कम से कम पिछले 1-1.5 माह में कम से कम 40 टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, उन टॉपिक का रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो यदि नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारे जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, कोई प्रॉब्लम हो, मैं बराबर कहता हूं कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे सकते हैं या इसी पर कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं पुनः आपको एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।